हेलो फ्रेंड्स, एस डी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेट का जो एग्जाम है वो काफी नजदीक है और लास्ट टाइम चल रहा है। रिवीजन हमें फटाफट से करना है, तो किस तरीके से हम हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आज मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में किस तरीके से आप 40 में से अबाउट 37 क्वेश्चंस को हिला सकते हैं, किस तरह से आप 160 में से आप 150 नंबर या 145 140 नंबर आराम से ला सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, तो देखिए मैं हर एक सब्जेक्ट की मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी लिख रखी है, किस तरीके से आपको कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या करना है। तो देखिए मैं आपको एक लास्ट टाइम का एक फंडा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको लास्ट के 3 डेज में हर एक सब्जेक्ट का रिविजन ही करना है, नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। और लास्ट के जो ये अब जो दिन बचे हैं इनमें आप नई चीज मत पढ़िए। इनमें से अगर किसी टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है और आपकी केमिस्ट्री अच्छी सब्जेक्ट है तो आप इनमें से कोई टॉपिक पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको नया टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, सर मुझे केमिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती है, तो सबसे सिंपल पॉइंट ये है, इनमें से जो पॉइंट आपको पहले से आता है, जो टॉपिक पहले से आता है, केवल उसे ही रिवाइज कीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए, मैं यही कहूंगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक आपको कौन सी सब्जेक्ट में पढ़ने में सारे के सारे बता देता हूं। देखिए मैं 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जैसे आपको जो आपकी खाद है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, उसके अलावा आपको सोइल है वो अच्छे से पढ़नी है, और जो आपके मृदा विनिमय है सोइल एक्सचेंज वाला वो आपको पढ़ना है अच्छे से, और डेयरी जो दूध वाला है वो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। उसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उन्हें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री श्योर से पढ़नी ही पढ़नी है, ये नेसेसरी है, क्योंकि वहां से 10 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि दूसरा टॉपिक कौन सा है। पहला टॉपिक मैंने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बता दिया, दूसरा टॉपिक आपका है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अलावा एस डी मेटालर्जी एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी आपको एस ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, कोलाइडी सॉल्यूशन पढ़ना है, और मेटालर्जी धातु निष्कर्षण आपको पढ़ना है, जिसमें झाग फलवन विधि है, मंडल परीक्षण है, मोंड प्रक्रम है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहां से भी 1 2 3 4 चैप्टर है, और 4 चैप्टर में से आपके 40 नंबर, यानी हर एक चैप्टर आपका 10 नंबर का है, 5 + 5 10 नंबर का एक चैप्टर है, तो इसे हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, किसी बच्चे ने पढ़े हो या ना पढ़े हो उसको पढ़ने ही पढ़ने हैं। समझ गए क्या? उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर बाकी की केमिस्ट्री बहुत है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए मैं उनके सबके पॉइंट ऑफ आपको बिल्कुल पॉइंट टॉपिक बताऊंगा, लेसन कोई सा नहीं पढ़ना आगे। दो लेसन बता दिए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एसडी और मेटालर्जी एंड कोलाइडी सॉल्यूशन। इसके अलावा बाकी के आपको टॉपिक ही पढ़ना है, कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए मैं सारे के सारे टॉपिक मेरे सामने लिख रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पी ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है, एफ ब्लॉक भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका आइडिया आपको कहां से होगा? पीरियोडिक टेबल से। यानी पीरियोडिक टेबल आपको कंप्लीट पढ़नी है। यहां से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन भी कई बार हो जाते हैं इससे पीरियोडिक टेबल, केवल पीरियोडिक टेबल पढ़ने से 3-4 क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाते हैं। एस ब्लॉक के क्वेश्चन भी पीरियोडिक टेबल से हो जाते हैं, डी ब्लॉक के क्वेश्चन भी आपके पीरियोडिक टेबल से ही हो जाते हैं। इसलिए ये 5-6 क्वेश्चन का वेटेज है, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन तो इसके सेपरेट आते ही आते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, रेडियस हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इनसे एक बार इनका क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं वहां से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, काफी बड़ा सारा चैप्टर है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको। पढ़ना है बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना है, बंध क्रम, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई पढ़नी है, बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा पढ़नी है। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन संकरण पढ़ना है। संकरण में आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि इसकी आकृति कैसी होगी, शेप कैसी हो रही है, ज्योमेट्री कैसी हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर कैसी हो रही है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा मैग्नेटिक नेचर कि कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, दोनों चीजों पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जालक एनर्जी, लेटिस एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। लेटिस एनर्जी एक बहुत अच्छा टॉपिक बनता जा रहा है, और यहां से अगर अच्छा वाला पेपर आया तो आपका लेटिस एनर्जी का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज लेटिस एनर्जी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
लेटिस एनर्जी का क्वेश्चन कब आएगा? जब पेपर अच्छा लेवल का आएगा या उसे ये लगा होगा कि बच्चे की छटनी कर देनी चाहिए, अच्छा बच्चा कौन सा है और वीक बच्चा कौन सा है, तब आपके लेटिस एनर्जी से क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज लेटिस एनर्जी एक डीपली टॉपिक है, इसलिए वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है लेकिन, ठीक है। उसके अलावा फजान्स रूल आपको पढ़ना है, जिसमें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर सीखने होंगे। कैसे कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर सीखने होंगे, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे हैं उसके जस्ट अपोजिट आयनिक कैरेक्टर हो जाएंगे। यानी मैं ये कहूं कि मेरे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इट मींस मेरे आयनिक कैरेक्टर क्या है? कम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है। सब जगह लागू नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे फ्लोरीन होता है उसका हमेशा -1 ही होता है। मेटल्स होते हैं, मेटल्स का भी एक फिक्स ना होता है। जैसे एल्काइली मेटल है उनका +1 होता है, एल्काइली अर्थ मेटल है उनका +2 ही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का -2 से +2 तक वेरी कर जाता है अलग अलग टाइम के हिसाब से, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा एसपीडीएफ आपके हो ही गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केवल इतना सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। मतलब इनसे बाहर नहीं जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। बाहर अगर एक दो क्वेश्चन जाता है तो मैंने पहले ही 37 का टारगेट बनाया आपके लिए। 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बाहर छोड़ के चल रहा हूं पहले से, कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन अगर बाहर रहेगा तो वो 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बाहर छोड़ के चल रहा हूं कि आपके 37 क्वेश्चन ही मुझे राइट करवाने हैं। 3 क्वेश्चन तो मैं पहले से ही बाहर निकाल के चल रहा हूं, समझ गए आप। 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी बाहर है अपने सिलेबस से, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर का पक्का आएगा, एक से ज्यादा भी आ जाता है लेकिन एक तो पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा, श्योर आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। सेकंड है आपके डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग। डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा केपी केसी का जो रिलेशन होता है, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे उसका न्यूमेरिकल पूछे आपसे, चाहे उसका रिलेशन पूछे, कैसा भी पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका लासेटिलियर रूल, कि आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो जो आपकी रिएक्शन है कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, वॉल्यूम के इंक्रीज करने पे डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लासेटिलियर रूल यही बताता है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या होता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है आपको केएसपी, विलेयता गुणनफल और विलेयता दोनों के जो रिलेशन है आपको वो रिलेशन आपको पता रखने हैं। मैंने अच्छे से सारे टॉपिक्स ये करवा रखे, ये सारे के सारे टॉपिक आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। यानी मेरे यूट्यूब चैनल के जो केमिस्ट्री के खुद के वीडियोज है, अगर वो भी आप देखते हो तो 37 क्वेश्चन आप आराम से हिला दोगे, बहुत अच्छे से हिला दोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है। उसके बाद बफर में आपको ध्यान रखना है एसिडिक बफर कौन सा होता है, बेसिक बफर कौन सा होता है, न्यूट्रल बफर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्लड में कौन सा बफर पाया जाता है, ब्लड की पीएच क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा एसिड बेस, कौन सा आरएनएस एसिड है, कौन सा आरएनएस बेस है, कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है, NH3 का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, ये भी आपको पता रखना है, ठीक है। ब्रोंस्टेड और कॉन्जुगेटेड बात एक ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा पीएच वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पीएच किस तरह से निकालनी होती है। अगर 10 की पावर -3 MgCl है तो उसकी पीएच कितनी होगी, तो सीधा क्या करते हैं माइनस वाली पावर को सामने लेके आ जाते हैं, सीधी 3 pH हो जाती है, ठीक है। अगर NaOH की पूछा तो पहले POH निकालेंगे कंसंट्रेशन से, फिर पीएच निकालेंगे, ये पॉइंट भी अलग होता है। यानी बेस के लिए पहले POH निकालते हैं और एसिड के लिए पीएच निकालते हैं। अगर आप बेस के लिए डायरेक्टली पीएच निकाल रहे हो तो उसको 14 में से आपको माइनस करना होता है। सारी सीन आपको मैंने अच्छे से बता रखे हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है, या 14 में से माइनस क्या, अगर आप सीधा उसकी पीएच निकाल रहे हो तो उसमें 7 सीधा ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 प्लस करना होता है वहां पर। उसके अलावा देखिए डेल्टा जी आपको गिव्स फ्री एनर्जी, और एंथैल्पी और एंट्रोपी में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अच्छा सा वीडियो बनाया था, उसमें सारे के सारे रिलेशन आपको बताए थे कि डेल्टा जी कब आपका नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, उसके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो वो वाला टॉपिक भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस वाला। उसके साथ साथ मैंने एक आपको हेस का रूल भी बताया था, हेस का रूल बताया था कि हेस के रूल से आप किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी किसी प्रकार की कोई सी भी एनर्जी आप निकाल सकते हैं, तो वो वाली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो हेस का रूल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़नी है, ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है, सक्रियण एनर्जी पढ़नी है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी, और आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन बता रहे, आरएनएस समीकरण
बस वो आपको समीकरण ध्यान रखना है। उस समीकरण में ए को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। इसके अलावा वहां से और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा हेस का रूल मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा ओबो रूल में आपके 3 रूल है, N+L का रूल है, हुंड का रूल है और पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है। तो तीनों रूल आपको पता होने चाहिए। और इनका क्या दरअसल क्या होता है कि ये रूल सीधे नहीं आते, कई बार एग्जाम में ये रूल सीधे नहीं आते हैं, इन रूल्स की चीजें आ जाती है। जैसे आपसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेता है, तो वहां पर आपको जो ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वहां रूल लग जाता है कि क्रोमियम में 4s2 नहीं होके 4s1 ही होगा, 3d5 होगा, 3d4 नहीं होके। तो ये रूल कहां से आ रहा है? ये वहीं से तो आ रहा है, ये इसी का तो क्वेश्चन है। अब आप एग्जाम दे के आते हो तो बोलते हो सर ओबो रूल से तो क्वेश्चन आया नहीं। अरे बेटा आया था, लेकिन समझ में नहीं है आपको कि वो ओबो रूल से भी हो रहा है। आपने उसको सीधा रट रखा है डी ब्लॉक एस ब्लॉक में, तो वो बात एक अलग होती है, ठीक है। ये हो गया आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में केवल आपको इतने से टॉपिक पढ़ने हैं और 37+ क्वेश्चन आप हिला दोगे आराम से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो समझ में आता ही नहीं है कभी क्या पढ़ना है। तो देखो मैं आपको सीधे सीधे टॉपिक बता दूं कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा आईपीसी से और आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म की मैंने एक ट्रिक डाल रखी है आपके वीडियो नंबर मेरा शायद आई थिंक आइसोमेरिज्म का 3rd पार्ट होगा और टोटल 16 या 17वां नंबर का जो वीडियो है वो वीडियो है, आप यूट्यूब पे जाके उसको चेक कर लीजिए। थोड़ी देर बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप आईपीसी और आइसोमेरिज्म की सीधी ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से काम आपका हो जाएगा। रिएजेंट और नेम रिएक्शन। रिएजेंट और नेम रिएक्शन आप 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। पहला टाइप तो वो कि जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, मैं 1-2 दिन में उस वीडियो को पब्लिक भी कर दूंगा। इतने दिन वो अनलिस्टेड था, अभी उसको पब्लिक कर रहा हूं मैं। आजकल में आपके सामने आ जाएगा। नेम रिएक्शन और रिएजेंट के मैंने 20-20, 25-25 मिनट के 3 वीडियो डाल रखे। 3 वीडियो में एक में नेम रिएक्शन करवा दी, एक में रिएजेंट करवा दिया और एक में नेम रिएक्शन और रिएजेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन करवा दिया है। तो वहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, क्योंकि रिएजेंट के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शन के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। दोनों को मिला के आप 5 क्वेश्चन मान लीजिए। ऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन नेम रिएक्शन और रिएजेंट के आएंगे, 1 क्वेश्चन आपके आईपीसी नेमिंग का आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। तो यानी मैंने लिख रखा है, मैंने लिखवाए वही ओनली, आपको वही पढ़ना है जो मैंने बताया, उसके अलावा दूसरा आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपके मैक्सिमम तो इन्हीं से हो जाएंगे। अब अगर 1-2 अगर 40 में से 1-आधा क्वेश्चन अगर बाहर जाता है तो बात अलग होती है, उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको रिएक्शन टाइप्स, जैसे आपके टाइप ऑफ रिएक्शन का मीन है, यहाँ पर आपसे सीधा कोई एग्जांपल दे देगा, ठीक है। एल्कीन पे HCl का एडिशन करवा रहा है मार्कोनिकोव एडिशन से, और फिर आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन कौन सी टाइप की है। कोई प्रतिस्थापन रिएक्शन है, योगात्मक है, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन है, या फिर जो आपकी जितनी भी जो आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। 3 टाइप की रिएक्शन है, तीनों टाइप में से कौन सा टाइप है, फिर उनमें भी फ्री रेडिकल है या इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, SN1 है या SN2 है, वो सारी टाइप्स आपसे पूछेगा। तो सीधे आपको सिर्फ टाइप देखना है कि जब एल्कीन पे HCl का एडिशन होता है या फिर जब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाता है तो वहां पर क्या होता है, एडिशन होता है। अगर किसी एक एटम को हटा के अगर उसकी जगह दूसरा आ रहा है तो वहां सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर क्या, वहां पर एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कहां विलोपन हो रहा है, कहां योगात्मक हो रहा है, कहां प्रतिस्थापन हो रहा है। केवल इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, श्योर आएगा। एक से ज्यादा आती है आपकी किस्मत की बात है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपको पढ़ना है एक कार्बोकेटाइन, कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसी होती है। आपसे 4 कार्बोकेटाइन दे देगा, पूछेगा मोर स्टेबल कौन सा है, या चारों का ऑर्डर दे देगा। कार्बोकेटाइन और जो ये फ्री रेडिकल है, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होती है, ये ध्यान रखना। और इसका जस्ट उल्टा होता है किसका, कार्बेनाइन का। किसका होता है जस्ट उल्टा, कार्बेनाइन का। एक दो जगह सेम भी होता है, क्योंकि जहां पर रेजोनेंस मोर इफेक्टिव हो जाता है तो वहां पर तीनों सेम ही तरह बिहेव करते हैं। उसके अलावा आर और एम इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट है, रेजोनेंस या मिजोमेरिक इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है CWH कौन सा +M लगाता है, -M लगाता है, +I या -I लगाता है। मेटा पे M इफेक्ट नहीं लगता है, केवल I इफेक्ट लगेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक वो क्वेश्चन काफी फेमस है। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर आपके पास OH होता है, यहाँ पर आपके पास NO2 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, उसकी वजह से आपकी एसिडिटी है वो चेंज हो जाती है, अम्लता का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑर्थो वाले से ज्यादा पैरा हो जाता है। एमीन की जल में, और आपके जो एमीन है उसकी जल में सारकता कैसी होती है, और जब एमीन होता है तो वो गैसीय अवस्था में उसकी सारकता कैसी होती है। तो वो चीजें आपको पॉइंट ध्यान रखना है, पॉइंट, ठीक है।
उसके अलावा एकलक की जो सारणी है, आपके जो पॉलीमर वाला लेसन है, पॉलीमर वाले लेसन में एनसीईआरटी में या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसमें एक सारणी बना रखी है, ठीक है। वो सारणी में अपने ही यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप पोस्ट पे जाकर कम्युनिटी जो पोस्ट है उस पे जाके आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर क्या है, एकलक की जो सारणी है उस सारणी में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जैसे ब्यूना एस का आ सकता है, ब्यूना एन का आ सकता है, प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर, पीवीसी का आ सकता है, नाइलॉन 6 का आ सकता है, डेक्रोन का आ सकता है। तो ये 4-5 है, वो आपको ध्यान रखनी है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपके उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन है और लो घनत्व वाली जो पॉलीथीन है उसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मधुरक, आपको कृत्रिम मधुरक पढ़ने हैं, एस्पार्टेम, सेकेरेन, जो भी आपके होते हैं वो कृत्रिम मधुरक आपको पढ़ने हैं। और ये आपके सुक्रोज की तुलना में या सेकेरेन की तुलना में कितने ज्यादा मीठे होते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा साबुन और अपमार्जक पक्का ध्यान रखना है, कौन सा ऋणायनिक अपमार्जक है, कौन सा धनायनिक अपमार्जक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एस्पिरिन पढ़ लेना, मॉर्फिन पढ़ लेना, पैरासीटामोल पढ़ लेना और रेनिटिडीन पढ़ लेना। ये चीजें आप पढ़ने के बाद अगर आप पेपर सोल्व करने बैठोगे, ये सारे के सारे आपको याद रहेंगे टॉपिक। जब ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएंगे तब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठोगे तो यकीन मानिए आप 40 में से 40 फोड़ के आएंगे और आपके 160/160 ही मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर गलती से 1-2 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो 37 का तो आप फिक्स करके चल ही लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 37 के आपके 150 नंबर आराम से हो जाएंगे, 148 मार्क्स। यानी आप ये मान लीजिए कि केमिस्ट्री में 150 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे और जिस बच्चे के केमिस्ट्री में 150 मार्क्स आएंगे वो 350 अबव आराम से चला जाएगा, 370, 380, 400 तक स्कोर करेगा। और 400 पे आप यकीन नहीं मानेंगे कि अच्छी वाली रैंक आएगी, हो सकता है फर्स्ट रैंक आपकी ही हो, समझ गए। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस तरह से कैसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है केमिस्ट्री की मैंने बता दी है।